देखिए ये इससे आपको साफ नजर आएगा कि परवीन फातिमा के नाम से ये प्रॉपर्टी है। ये परवीन फातिमा के नाम से प्रॉपर्टी है, ये आपको साफ नजर आएगा। उसके बाद जल विभाग में जो पैसे है, पानी का बिल है जो जमा किया गया, फिर ये वो नोटिस है जो उनके रात में लगाया गया, जिसमें ये कहा गया कि इससे पहले भी नोटिस दिए गए। ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। ये पहला और आखिरी नोटिस है जो 10 तारीख की रात में 10:30 बजे उनके घर पे लगाया गया। इससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। देखिए, जितने डेमोक्रेटिक और संवैधानिक रास्ते हैं उन सब को हम इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोर्ट से हमने अप्रोच किया है। पहला स्टेप यह है कि हम कोर्ट में गए, उसके बाद हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एप्लीकेशन दी है, उसके बाद हम नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में अप्रोच कर रहे हैं, वह महिला आयोग में अप्रोच कर रहे हैं। जितने संवैधानिक रास्ते अवेलेबल हैं उन सब का इस्तेमाल करें। और जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारी कोशिश ये है कि जितनी सेकुलर पार्टियां हैं और सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ मिलकर एक बड़ा अलायंस इसके खिलाफ बनाने की कोशिश करें। किस तरह से काम करेगा वो, क्या मतलब? वो इस तरह से काम करेगा कि देश में किसी के भी संवैधानिक अधिकारों का हनन ना हो, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट न किया जाए, इसके लिए वो काम करेगा और जितने संवैधानिक रास्ते हैं उन सब का इस्तेमाल करेगा। अभी आप कानूनी रूप से किस तरह से चुनौती देने वाले हैं? क्या आपकी पार्टी कोई कानूनी रूप से कोई फैसला लेगी? देखिए, एक बात तो ये है कि डिमोलिशन के खिलाफ ये जो डिमोलिशन हो रहा है, 2 एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये जो वेकेशन के बाद उस पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा मैंने बताया आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने एप्लीकेशन दाखिल की थी। अब उसको इसके बाद एक पिटिशन के फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। लोग प्रोटेस्ट में निकले, उनके खिलाफ गोलियां चला दी गई। पहले कभी आंसू गैस चलाई जाती थी, टीयर गैस, या उसके अलावा जो है वो वाटर कैनन चलाया जाता था। लेकिन आज छूटते ही जो है अगर सामने कोई मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट है तो आप गोली चला देते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है और ये जो माहौल पैदा हो रहा है इसने पूरे देश में अशांति पैदा कर दी। और हमने ये जो बात कही है बुलडोजर टेररिज्म, ये बहुत सोच समझ कर कहा है। देखिए, जब भी टेररिज्म से क्या होता है, आप समाज में दहशत फैलाते हैं, समाज में भय पैदा करते हैं, समाज में लोगों को खौफजदा करते हैं। आज पूरे देश के अंदर यही स्थिति उत्पन्न हो गई। किसने पत्थर चलाए थे, क्यों चलाए थे, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, अभी ये कोई चीज, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन आपने हजारों लोगों पर FIR कर दी है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर दिया है और उन पर बड़ी सख्त धाराएं लगा दी है। ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर आप अमल कर रहे हैं? आपने लीगल पोजीशन भी ले ली है, आप जुडिशरी में बन गए हैं और खुद फैसला कर रहे हैं। जावेद मोहम्मद जो हमारी नेशनल फेडरल वर्किंग कमेटी है उसके एक अहम सदस्य हैं और पहले वो यूपी स्टेट के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। उनको आपने ये कहा कि उन्होंने वो प्रयागराज के अंदर जो जुलूस निकला था उसके अंदर वो शामिल थे और वो मास्टरमाइंड थे उसके। जो आदमी उस जुलूस में शामिल भी नहीं था, आप उनकी फेसबुक पेज देख लीजिए जाकर, जो इससे चंद घंटे पहले उन्होंने मैसेज दिया था कि हमें अपनी बात कहने के लिए मेमोरेंडम का सहारा लेना चाहिए, जुलूस नहीं निकालने चाहिए। उस आदमी को आपने मास्टरमाइंड बताया। रात के 8:30 बजे उसके घर से उसको गिरफ्तार किया। 12:30 बजे उसकी वाइफ को और उसकी एक बेटी को आप बगैर किसी वारंट के, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि रात में किसी महिला को पुलिस नहीं उठाएगी। आपने 12:30 बजे रात में उनकी वाइफ को, जो कि डायबिटिक पेशेंट है, और एक बेटी को उठाकर ले गए और 24 घंटे तक इल्लीगली थाने के अंदर बंद कर रखा। और फिर आपने रात में 10 तारीख की रात में एक नोटिस लगा दिया जावेद मोहम्मद साहब के घर पर और ये कह दिया कि ये घर जो है बगैर नक्शा पास किए बनाया गया है। जबकि हम ये जानते हैं और हम आज साबित कर देंगे आपके सामने कि वो घर जावेद साहब के नाम पर नहीं है। वो जावेद साहब की वाइफ को उनके फादर ने शादी से पहले गिफ्ट किया था। उस घर को तोड़ दिया गया,
और ये कहा गया कि इससे पहले नोटिस दिए गए थे आपको। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को ये मालूम नहीं था कि ये घर किसके नाम से है, कौन इसका टैक्स भर रहा है, कौन उसका एक लीगल यानी उसका ओनर है? ये मालूम नहीं आपको, और आप चूंकि जावेद मोहम्मद वहां रहते हैं तो आपने जाकर उनका घर तोड़ दिया। किस कानून के तहत तोड़ा? कहां से ये मिल गया? योगी साहब ने एक ऑर्डर कर दिया वहां से कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उनके घरों को डिमोलिश करेंगे, तो प्रशासन के लिए काफी था। ये जानने की कोशिश नहीं की गई वो घर किसका है, ये इसके लिए कोई यानी खंगालने की पेपर को देखने की कोशिश नहीं की गई। और फिर ये झूठी बात कही जा रही है कि हमने पहले 10 मई को इनको इन्फॉर्म किया था, फिर वक्त दिया था आने का। कोई नोटिस नहीं दिया गया था। वो पहला नोटिस था जो रात में लगाया गया 10:30 बजे रात में, और दूसरे दिन उसको डिमोलिश कर दिया गया घर। ये इलीगल है, ये आर्बिट्री है, ये अनलॉफुल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जावेद मोहम्मद का कसूर यह है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो पूरे 11 राज्यों में काम करती है, पिछले स्टेट इलेक्शन में उसने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को यूनिलैटरल सपोर्ट दिया था। 5 बार हमारी उनके साथ अखिलेश जी के साथ मुलाकात हुई थी, और 5 में से 4 बार जावेद मोहम्मद भी हमारे साथ में थे। और जावेद साहब इलाहाबाद की करीब में जो चायल कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से हमारे प्रपोज कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में उस पर सहमति नहीं हो पाई, इसलिए फिर हमने उनको विड्रॉ कर लिया। तो और उसके बाद आप जानते हैं कि जब हमारी बातचीत चल रही थी अखिलेश यादव जी से, उसी वक्त में योगी साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि ये वेलफेयर पार्टी के साथ बात कर रहे हैं। जो वेलफेयर पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट, वो उमर खालिद का फादर है। उमर खालिद का फादर होना कोई जुर्म है क्या? उमर खालिद पे कोई जुर्म साबित हुआ है क्या? उमर खालिद को जिस तरह फैब्रिकेटेड इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया गया, वो आपके सामने आ रही है, जो कुछ कोर्ट के अंदर वार्तालाप चल रहा है। तो ये जो तरीका इख्तियार किया गया, सिर्फ इस वजह से इख्तियार किया गया कि जिस तरह वहां पर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसके साथ जो बिहेवियर रूलिंग पार्टी कर रही है, उसको हमने कल भी देखा जब यहां पे कांग्रेस पार्टी के साथ में जो कुछ किया गया। तो चूंकि हमने यूनिलैटरली सपोर्ट किया था अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव की जो कामयाबी हुई उसमें थोड़ा बहुत हमारा भी कंट्रीब्यूशन था, तो हमें सबक सिखाने की कोशिश की गई। जावेद मोहम्मद की जो बेटी है आफरीन फातिमा, वो हमारी यूथ विंग है, हमारा स्टूडेंट विंग है, फेडरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसकी नेशनल सेक्रेटरी है। ये दोनों बाप और बेटी सीए के खिलाफ जो तहरीक चली थी, एंटी सीए मूवमेंट जो चली थी शाहीन बाग के नाम से पूरे देश में, उस तहरीक में प्रयागराज के अंदर ये भी फोर फ्रंट में मौजूद थे। तो ऐसे लोगों को चुन चुनकर जो है निशाना बनाया जा रहा है, और जावेद मोहम्मद की गिरफ्तारी भी उसी वजह से हुई है। और जावेद मोहम्मद को बिल्कुल गलत तरीके से उन पे गलत धाराएं लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया। आप उनके घर को ध्वस्त कर देते हैं, घर के पूरे सामान को लाके सामने फेंक देते हैं, उसमें कोई चीज नहीं मिलती है। बाद में पुलिस ये क्लेम करती है कि उनके पास से ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर मिला और वहां से कट्टे मिले। वाह भाई वाह, कट्टे मिले, किसी को मालूम नहीं कट्टे किसने देखे नहीं। और आप 3 दिन से माहौल बना रहे थे, कोई आदमी कट्टे घर में रखकर रहेगा? यानी पुलिस को इतनी अकल तो आनी चाहिए कि कोई बात कहते वक्त में ये समझना चाहिए कि कौन बात के अंदर कितना दम है। एक ऐसे आदमी को जिससे कल तक इलाहाबाद की पुलिस, प्रयागराज की पुलिस शांति के लिए और बहुत सारे प्रयासों के लिए जिसके साथ बैठती थी, वही एसपी साहब जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया और जिन्होंने प्रेस को संबोधित किया, वो घर जाते थे जावेद साहब के। प्रयागराज के अंदर जितने भी ऐसे शांति के लिए प्रयास हुए उसमें जावेद मोहम्मद पेश रहते थे। आज आप उनको एक आतंकी घोषित करते हैं, आज उनको क्रिमिनल घोषित करते हैं और मास्टरमाइंड बताते हैं। फिर जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद जो प्रदर्शन हुए थे, किसी मुस्लिम संगठन ने कॉल नहीं दी थी, लेकिन लोगों के अंदर एक गुस्सा है। जो कुछ नुपुर शर्मा ने कहा था उस पर कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की है, सिवाय इसके कि उनको निलंबित किया है 6 साल के लिए। उस पर पूरे देश में गुस्सा है, देश के बाहर भी गुस्सा है, आपके सामने है चीज। उस पर अगर कुछ लोग प्रोटेक्शन निकालते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं।
आप लोगों के घर तोड़ देते हैं जाकर। सहारनपुर में 2 लोगों के घर तोड़े गए, कानपुर में 1 आदमी का घर तोड़ा गया और कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। और फिर हमें अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि सिर्फ ये बीजेपी रूल्ड स्टेट में नहीं हो रहा है, बल्कि झारखंड में, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, झारखंड के अंदर भी उनके खिलाफ गोली चला दी गई। 2 लोग हमारे शहीद हो गए और 12 लोग जो हैं जख्मी हैं। तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये डिमांड करते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनको एडिक्वेट कंपेंसेशन दिया जाए, हाई लेवल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करवाई जाए और जितने पुलिस ऑफिसर या जितने भी पद अधिकारी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करार पाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, उन सबको अनकंडीशनल रिहा किया जाए, जावेद साहब के साथ साथ। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो घर इलीगल तरीके, मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, आप देख लीजिएगा कि टैक्स किसके नाम से भरा गया, किसके नाम से वो जगह है, कब नोटिस दिया गया, आप खुद देख लीजिएगा। हमारा ये मुतालबा है कि वो घर जो आपने जावेद साहब का कह के तोड़ा है, वो उनकी बीवी परवीन फातिमा का घर है, उस घर को जैसा तोड़ा था वैसा ही बनाकर वापस लौटाया जाए। हम उनके फैमिली की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं। हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पे कंप्लेंट लिखवाई है। हमने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन और नेशनल विमेन कमीशन को भी एप्लीकेशन दी है कि ये जो नाइंसाफी हो रही है, जो इनजस्टिस हो रहा है, जो पूरे मुल्क में टेरर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल के ऊपर संज्ञान लिया जाए। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिख रहे हैं कि जब इस देश के अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर जब सवाल खड़े किया जा रहा है, जब उसको खत्म किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कॉग्निजेंस लेना चाहिए इन हालात का और स्टेट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। इसलिए कि देखिए, हमारे देश में जब भी सत्ता के तरफ से कोई इनजस्टिस होता है तो हमारे पास में जो साधन है, हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, वो है हमारी जुडिशरी। हमें जुडिशरी में भरोसा है, हमें इस बात का यकीन है कि जावेद मोहम्मद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे देश में जो वातावरण है उसको देख रहा है, चीफ जस्टिस देख रहे हैं किस किस्म का माहौल पैदा हो रहा है। एक खास समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, आपके इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, आप सोसाइटी को पोलराइज करना चाहते हो। हमारा देश बरसों से एक प्लूरल स्टेट है, इसमें आपसी सद्भाव है, कम्युनल सद्भाव पाया जाता है। आप उसको छेड़ रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, किसके फायदे के लिए कर रहे हैं? आपकी पार्टी का फायदा हो जाए, आपको चंद वोट मिल जाए तो आप देश के पूरे वातावरण को खराब कर देंगे, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर देंगे। हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि यहाँ की जो सेकुलर पार्टियां हैं, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए। और हम आपके माध्यम से उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने इसके खिलाफ, इस इलीगल डिमोलिशन के खिलाफ, इस बुलडोजर टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और जिन्होंने इसके खिलाफ ये कहा है कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं और हम उन सब को साथ लेकर एक नेशनल अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आइंदा जो देश के जो सिटीजन्स हैं उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन ना हो, उनको नुकसान न पहुंचाया जाए। हम सिविल सोसाइटी से भी गुजारिश करते हैं कि सिविल सोसाइटी ने हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन अब वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है कि वो घर में न बैठे, वो मैदान में आए। हम समझते हैं कि आफरीन फातिमा को भी टेरराइज किया जा रहा है। जिस उनके अल्फाज एसपी इलाहाबाद ने कहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके टारगेट में आफरीन फातिमा भी है। आफरीन फातिमा जेएनयू की स्कॉलर है, वहाँ से काउंसलर इलेक्ट हुई है, वो एक अच्छी स्टूडेंट भी है और एक अच्छी नागरिक भी है। वो हमारी यूथ विंग की एक नेशनल सेक्रेटरी है
उसके खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई की जाए तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं और अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, रूलिंग पार्टी को भी और जो लोग अपोजिशन में उन सबको भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश का संविधान सर्वप्रिय है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को प्रथम स्थान हासिल है, तो कोई भी रूल ऑफ लॉ से खिलवाड़ करने की कोशिश न करे और कॉन्स्टिट्यूशन को के साथ में ये हरकत न करे कि कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, रूल ऑफ लॉ के होते हुए मनमाने तरीके से, यूनिलैटरल तरीके से कार्रवाई का आगाज करे। मैं समझता हूं कि पत्रकारों के माध्यम से भी मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूं, जब इस किस्म का माहौल पैदा हो जाए तो जनता को खामोश नहीं बैठना चाहिए। आज एक समुदाय के खिलाफ, आज चंद लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अगर ये ट्रेंड बाकी रहा, इसको चेक नहीं किया गया, कोई सामने नहीं आया, तो मुझे यकीन है, मुझे अंदेशा है इस बात का, आई हैव एन अप्रीहेंशन, कि उसके बाद फिर कोई नहीं बचेगा, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं बचेगी, कोई ऐसा आदमी नहीं, व्यक्ति नहीं बचेगा जो हुकूमत की मुखालिफत करे, हुकूमत के खिलाफ बात कहे, वो कोई आदमी नहीं बचेगा, सबके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.